हेलो गाइस, वेलकम टू अकेडमीज क्लासेस। माय नेम इज़ गौरव एंड आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। गाइस, आज से हमारी हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट हो रही है। क्लास 10th हमारे पास 2025 बोर्ड्स को हम टारगेट कर रहे हैं और हम हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे चैनल पे अकेडमीज क्लासेस। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप गाइज हमारा चैप्टर नंबर 1 है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें बता देता हूँ। क्लास 10th गाइज सेम क्लास 9 की तरह काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। काफ़ी बच्चों का मानना है हिस्ट्री जो है हमारे पास काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट है, पढ़ने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं, काफ़ी ज़्यादा कोर्स होता है, लर्न करना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन गाइज मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, हिस्ट्री इजी है, हिस्ट्री इजी सब्जेक्ट है। तो गाइस सिंपल सी चीज़ है, हम हमारी पूरी सीरीज़ में सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों को अपने माइंड में रखते हुए चलेंगे। हमारा माइंड सेट क्लियर होगा कि सबसे पहले हम अपने कंसेप्ट क्लियर करें और दूसरी हम टाइमलाइन को फॉलो करें। देखो गाइस, चीज़ें रटते कब हैं, जब हमारे को कंसेप्ट समझ में नहीं आता। कंसेप्ट हम एक एक चीज़ समझ के चलेंगे, हिस्ट्री में क्या इवेंट्स हैं, क्यों हुए, क्या रीजंस थे इवेंट होने के, और साथ साथ हम उनकी टाइमलाइन को पकड़ते हुए चलेंगे। टाइमलाइन बच्चों को लगता है ईयर्स कर लर्न करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम लोग टाइमलाइन के साथ बिल्कुल फॉलो करेंगे इस चीज़ को एंड हमारे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग सीरीज़ होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा अपने पास में इंटरेस्टिंग है क्लास 10th की हिस्ट्री। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हमारा लेक्चर नंबर 1, सीरीज़ का लेक्चर नंबर 1। साथ साथ में एक चीज़ और, आप लोगों के बोर्ड्स हैं तो बोर्ड्स के लिए हमको तैयारी करनी है, तो साथ साथ हम चीज़ों को कंसेप्ट के साथ लर्न भी करने की कोशिश करेंगे। अपने डाउट्स आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, हम क्वेश्चंस की सीरीज़ भी लेके आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। काफ़ी ज़्यादा लेंदी चैप्टर, आप लोगों के लिए खुशखबरी, काफ़ी ज़्यादा लेंदी चैप्टर है ये, लेकिन चिंता मत कीजिए, हम इसको सेगमेंट्स में तोड़ेंगे। आज हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है इसकी। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, चैप्टर नंबर 1, क्लास 10th। एक्साइटेड और नॉट, कमेंट्स में बताइए। ओके, नेशनलिज्म स्टार्ट करने से पहले, नेशनलिज्म एक टर्म है, यहाँ पे चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले इस टर्म को समझ लेते हैं कि नेशनलिज्म का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। गाइज उस टाइम पे क्या था, हमारे पास मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो अपने पास किसी ना किसी डायनेस्टी, किसी ना किसी मोनार्क से रूल होता था। उस टाइम पे हमारे पास में डेमोक्रेसी जैसा कोई आइडिया नहीं था। देखो क्या होता है, कोई भी चीज़ हमारे पास में ना, हर चीज़ की एक टॉलरेंस पावर होती है, एक थ्रेशोल्ड पावर होती है किसी भी चीज़ को सहने की। मोनार्क उस टाइम पे जो थे, डायनेस्टीज जो हमारी उस टाइम पे थी, वो अपने अकॉर्डिंग रूल करती थी, मतलब लोगों के इतने ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं देखती थी। तो लोग धीरे 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 धीरे, आप होते हैं ना एक ना बलून में आप एयर फिल करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, एक टॉलरेंस, एक लिमिट होगी जिस तक वो बलून अपने पास में उसको एयर को फिल करेगा। एक के बाद वो आके फट जाएगा। तो यही हम इंसानों के अंदर भी होता है, ह्यूमंस के अंदर भी सेम होता है। हमारे अंदर एक कैपेसिटी होती है किसी भी चीज़ को टॉलरेट करने की, एक थ्रेश होल्ड होती है। जैसे ही वो उस चीज़ को क्रॉस करती है, हम लोग फटते हैं। हम लोगों का जो गुस्सा है, हम लोगों की जो भी चीज़ है, हम लोग दूसरा वे ढूंढते हैं उसको निकालने के लिए। तो हिस्ट्री में ये याद रखिए, हिस्ट्री का सिंपल सा कंसेप्ट है, जब भी लोग परेशान होंगे वो कोई दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। तो यूरोप में भी सेम यही चीज़ चल रही थी, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे मोनार्क से, डायनेस्टिक रूल से। तो वहाँ पे एक फीलिंग डेवलप होती है, एक आइडियोलॉजी डेवलप होती है, जिसको हम बोलते हैं नेशनलिज्म। ये क्या है, एक तरह की क्या है, आइडियोलॉजी है। क्या है गाइज, आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी का मतलब स्पेलिंग का देख लेना थोड़ा, आइडियोलॉजी है। हमारे पास राइटिंग थोड़ी सी मैं कोशिश करूंगा इंप्रूव करने की टाइम टू टाइम, अभी हम लोगों की स्टार्टिंग है। टाइम के साथ आप लोगों को गारंटीड है, मैं ये अश्योरिटी दे सकता हूँ कि राइटिंग आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे समझ में आएगी। अभी समझिए आइडियोलॉजी क्या है, कि एक ऐसा नेशन बनाया जाए जहाँ पे सब लोग जो हैं हमारे पास में इक्वल हो, सब लोगों के पास एक इक्वल राइट्स हो, कॉमन कल्चर हो, कॉमन हिस्ट्री हो, सब लोग कॉमन हिस्ट्री कल्चर्स फॉलो करें और एक कंट्री में रहे जहाँ पे किसी के पास भी एक कॉमन पावर, सेंट्रलाइज पावर नहीं हो। उसको हम बोलेंगे नेशनलिज्म। एक ऐसी ऑनेस्टी, एक ऐसी लॉयल्टी की फीलिंग किसी भी नेशन के लिए, उसको हम बोलते हैं नेशनलिज्म। तो यूरोप के अंदर ये फीलिंग क्यों आई, तो ये हम आगे आके इस चैप्टर में समझेंगे कि ये फीलिंग इसमें क्यों डेवलप हुई। आगे हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट होता है एक विजन से, एक आइडिया से।
अब उस टाइम पे गाइस समझो क्या होता था हमारे पास में, कि उस टाइम पे यूरोप के अंदर लिटरेसी लेवल जो है वो इतना ज़्यादा हाई नहीं था। लोग जो है हमारे पास में इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, बिकॉज क्या होता था कि हमारे पास सब्सिस्टेंट नीड्स के लिए लोग काफ़ी काम करते थे कि भैया अगर आपके पास खाना है उस टाइम पे तो आपकी लाइफ अच्छी है, अगर आपको रेगुलर खाना मिल रहा है। उस टाइम पे ये नहीं था कि हाँ भाई इतना पढ़ा लिखा है, इसके पास इतना ये डिग्री है, ये डिग्री, ये सारी चीज़ें उस टाइम पे यूरोप में या पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती थी। उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ ये बेसिक नीड्स के ऊपर लोग ध्यान देते थे, तो लिटरेसी लेवल इतना था नहीं। तो अब लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप कैसे की जाए, तो उसका हमारे पास में दूसरा जो ऑल्टरनेटिव मेथड है वो हमारे पास में आती थी आर्ट। गाइज आर्ट आज भी लोगों को मोटिवेट इन्फ्लुएंस करती है, आज भी लोगों के माइंडसेट को चेंज करने का दम आर्ट रखती है। आप कोई भी मोटिवेशनल गाना सुनते हैं, आप लोग है ना काफ़ी ज़्यादा चार्ज अप हो जाते हैं, आपकी एनर्जी हो जाती है। आप कोई भी सैड सॉन्ग सुनते हैं, आपकी फिर एनर्जी उस लेवल से डाउन जाती है। तो हमारे पास में जितनी भी आर्ट होती है, हम कोई डांस देखते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी होती है, तो आर्ट लोगों को इन्फ्लुएंस करने का काम करती है। तो इसी के साथ यूरोप में भी एक अपने पास में आर्ट का कल्चर फैला हुआ था, जिससे जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी फिलोसोफर्स हैं, अपना आइडियाज़ जो है आर्ट के थ्रू लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते थे और लोगों को ये बताना चाहते थे कि भैया अगर आप लोगों को फ्री होना है तो आपको लड़ना होगा, आपको मोनार्क के अगेंस्ट जाना होगा। तो ये लोगों के बेसिक से आइडिया रहते थे, और ये लोग फैलाते कैसे से, थ्रू देयर सॉन्ग्स हो गए, हमारे पास में पिक्चर्स हो गई, कैरिकेचर्स हो गए, मतलब कार्टून्स हो गए, इनके थ्रू लोग कोशिश करते थे चीज़ों को फैलाने की। तो इसी के साथ हमारे पास में एक 1848 के ईयर में, याद भी करते जाएंगे साथ साथ में, 1848 का ईयर, पहला ईयर आ गया हमारे पास में 1848। 1848 के ईयर में फ्रेडरिक सोरियो भाई साहब एक फ्रेंच आर्टिस्ट हैं, बहुत ही शानदार आर्टिस्ट, जिन्होंने एक 1848 में 4 सीरीज का पेंट तैयार किया। क्या तैयार किया? 4 सीरीज का प्रिंट तैयार किया। पेंट नहीं बोलेंगे, प्रिंट निकाला इन्होंने, जिसके अंदर इन्होंने ये विजुलाइज करवाया लोगों को, ये यूरोप के लोगों को ये विजुलाइज करवाया कि भैया ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, मतलब एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करेंगे हम लोग जिसके अंदर डेमोक्रेसी और रिपब्लिक और सोशलिज्म होगा। ठीक है भैया, लोगों को मोटिवेशन मिला। एक यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं आप लोगों ने, ये प्रिंट इसका फर्स्ट प्रिंट है, ये फिगर 1 है, 4 सीरीज में निकाला था, हमको सिर्फ फर्स्ट प्रिंट देखना है, हमारी एनसीईआरटीज में है। इसको थोड़ा समझ ले। देखो गाइज आपकी एनसीईआरटी में ये पिक्चर होगी, यहाँ पे ये पिक्चर जो है इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते हैं इसको समझने की। देखो यहाँ पे एक फीमेल फिगर है, फीमेल फिगर है, इसको लोग बोलते हैं फीमेल एलिगोरीज। फीमेल एलिगोरीज उस टाइम पे मानी जाती थी, मतलब किसी भी नेशनलिज्म की फीलिंग को ये लोग किससे अपने पास में डिनोट करते थे? फीमेल फिगर से डिनोट करते थे। अब फीमेल फिगर के 2 हाथ हैं, ऑब्वियसली बात है 2 ही हाथ होंगे, 4 तो होंगे नहीं, तो 2 हाथ है। एक हाथ में हमारे पास में है टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। अब टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट समझो क्या होता है। टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट का मतलब है कि ये शो कर रही है, मतलब एक ऐसे हाथ में इन्होंने लाइट सी पकड़ रखी है, और है ना उस हाथ लाइट वो जल नहीं रही है, ऐसे एक टॉर्च है हमारे पास में, मशाल जिसको हम बोल सकते हैं। ये मशाल ये शो कर रही है कि भैया कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, मतलब हम लोग जो हैं बिल्कुल सही जगह जा रहे हैं, मोनार्की को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ साथ में दूसरे हाथ में है चार्टर। चार्टर हमारे पास क्या होते हैं? राइट्स, लोगों के राइट्स हैं। और अब ये बोल रही है जो जो मेरे पास पहुंचता जाएगा, जो जो नेशन मेरे पास पहुंचता जाएगा, उसको ये चार्टर है ग्रांट होता जाएगा, और वो जो है वो डेमोक्रेटिक, सोशल और रिपब्लिक कंट्री बनती जाएगी, मोनार्क से वो हो जाएगी फ्री। तो फ्रेडरिक सोरियो 1848 एक फ्रेंच आर्टिस्ट जिन्होंने हमारे पास में ये प्रिंट तैयार किया। ओके, तो उसके बाद आप लोग ये इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये जो लोग हैं एक लॉन्ग ट्रेन में खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं, और है ना हेड कर रहे हैं किसकी तरफ? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ। अब लोग क्या सिंबलाइज कर रहे हैं? हर इंसान अपने नेशन को अपनी कॉस्ट्यूम के साथ, हमने मतलब उसने नेशन कॉस्ट्यूम पहन रखी है, जैसे अभी मैंने पहन रखी है अकेडमीज क्लासेस की, तो वैसे ही उन्होंने अपने अपने नेशन की कॉस्ट्यूम पहन रखी है, जो वहाँ की बेसिक कॉस्ट्यूम होती थी। ठीक है, तो उस हिसाब से उन्होंने कॉस्ट्यूम पहन रखी है, और अपने नेशन का जो है वो झंडा उन्होंने वहाँ पे ले रखा है, जिससे वो अपने नेशन को सिंबलाइज कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में जैसे कि हम बात करें कि सबसे पहले देखो यूएसए और स्विट्जरलैंड ऑलरेडी नेशन स्टेट थे। अभी हम समझेंगे नेशन स्टेट और मॉडर्न स्टेट में क्या डिफरेंस होता है। ऑलरेडी नेशन स्टेट थे, और हमारे पास फ्रांस जो है वो सबसे पहले, क्लास 9 गाइस, क्लास 9, पुरानी चीज़ें भूलनी नहीं है, पुरानी चीज़ें भूलनी नहीं है, हिस्ट्री भूलने जैसा सब्जेक्ट नहीं है। हिस्ट्री में हमने क्लास 9 में पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर कि फ्रांस सबसे पहली कंट्री बनी थी फ्री होने की, मोनार्क को उन्होंने उठा के फेंक दिया था, लुई 16 भाई साहब की बैंड बजा रखी थी। ओके, उसके बाद में फ्रांस सबसे पहले लिबर्टी के पास पहुंच जाता है, अपना चार्टर ले लेता है और भाई साहब फ्री हो जाता है। उसके बाद में जर्मनी, अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, देखो मेरी बात समझो, सुनो।
कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट क्लियर हो गया अपने पास, चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इतना बड़ा चैप्टर है। मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपका एक फ्रेंड सर्कल है, आपके फ्रेंड सर्कल में एक फ्रेंड आपके पास में, एक हमारे पास में आईफोन ले आता है। उसके घर वाले उसको क्या दिला देते हैं? आईफोन दिला देते हैं। बहुत अच्छा, आपको पता है फ़ोन है, लग्जरियस एक चीज़ हो गई, मटेरियल हो गया, जिसको आजकल काफ़ी सारे लोग जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। तो आपने, हमारे पास में आईफोन आ गया, अब आपके ग्रुप में वो शो ऑफ कर रहा है बंदा आके। ठीक है, करना नहीं चाहिए, गलत बात है कि हाँ, हर किसी का फाइनेंशियल कंडीशन, हर किसी की कंडीशंस अलग होती है, लेकिन वो आपका फ्रेंड आके आपको शो ऑफ कर रहा है। अब आपने देखा कि यार ठीक है, चलो बढ़िया, आपने उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस किया, आप अपने घर गए, आपने अपने पेरेंट्स को वो चीज़ बताई, आपने ये बोला अपने पेरेंट्स को, ऐसे बताया कि आपको भी ये फ़ोन चाहिए, आपको भी इसकी नीड है। आपके पेरेंट्स ने कर दिया मना कि भैया नहीं, फ़ोन तो नहीं दिलाएंगे, वो भी आईफोन। ओके, उसके बाद में आपने जिद करी, फिर पेरेंट्स नहीं माने। मतलब एक किसी की देखा देखी में आपके माइंड में भी वो चीज़ आ गई कि यार ये अगर वो चीज़ अचीव कर सकता है, ले सकता है, तो मैं भी क्यों नहीं ले सकता हूँ। तो यहाँ पे सेम कंडीशन चल रही थी पूरे यूरोप में। फ्रांस को देख के एक लोगों के मन में मोटिवेशन, लोगों के मन में आइडिया नेशनलिज्म का और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया कि भाई साहब वो लोग मोनार्की से फ्री हो गए हैं, तो हम लोग भी तो हो सकते हैं, हम भी तो इंसान ही हैं, वहाँ पे भी किसी ने करा है, हमारे यहाँ पे भी कोई करेगा। ठीक है, तो वहाँ से जो फीलिंग है वो धीरे धीरे डेवलप होती गई। इसलिए लोग लाइन में अपने पास में शो किए गए। जर्मनी हो गया, बेल्जियम हो गया, पोलैंड हो गया, इसके बाद सारी कंट्रीज जो हैं वो लाइन में। और इस पिक्चर को हम थोड़ा सा डीप में चले जाते हैं। देखो ऊपर जो हमारे पास में, ऊपर स्वर्ग से ये भगवान आए हुए हैं और इन्होंने आशीर्वाद दे रखा है इनको कि भैया शुभ काम के साथ हम भगवान का आशीर्वाद भी यहाँ पे ले लेते हैं। मतलब एंजल्स हैं, भगवान तो नहीं बोलेंगे, द क्राइस्ट जो है इनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि भैया तुम सही काम कर रहे हो, बिल्कुल कोई आए तो हम देख लेंगे। ओके, उसके बाद में मोनार्क जो है, जो मोनार्की अपने पास इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती थी, उसको इन्होंने इस पिक्चर में बिल्कुल ही ज़मीन पे दिखा दिया है, गाड़ दिया ज़मीन के अंदर कि भैया तुम्हारे जो रिमेन्स हैं ये ज़मीन पे शैटर हो चुके हैं और सारी जो चीज़ें हैं वो तुम्हारी मिट्टी में मिल चुकी हैं। मिट्टी से ही इंसान आता है और मिट्टी में ही मिल जाता है, इसलिए घमंड किसी चीज़ का हमको नहीं करना चाहिए। ये हमारे को लाइफ में छोटे छोटे लेसन जो हैं ये हिस्ट्री सिखाती रहती है। तो हिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, तो बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। मेरी बातें तो बोर नहीं लग रही होंगी, ठीक है। आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। ये हमने पढ़ लिया भैया, जो फीमेल फिगर है इसको ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और पर्सोनिफाई करते थे, मतलब एक आइडल मानते थे कि भैया ऐसी ऐसी हमारी फ्रीडम और कंट्री दिखेगी। और एक चीज और, फ्रेडरिक सोरियू का जो ये विजन था, ये था हमारे पास में कौन सा विजन? उटोपियन विजन। कौन सा विजन था? उटोपियन विजन। अब उटोपियन विजन समझो क्या होता है। उटोपियन विजन का मतलब होता है, एनसीईआरटी में आपके पास की टर्म्स में भी दे रखा है, आप लोग डिफाइन पढ़ सकते हैं, मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूं एनसीईआरटी में से। अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडल दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। मतलब एक ऐसा विजन बना दिया गया जो सीरियसली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कि मतलब हमारे पास में ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती कि भैया ऊपर से भगवान आ रहे हैं और है ना हमारे पास में ये मोना। और उस टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा इमेजिन करना भी मुश्किल होता था, तो सिर्फ एक ऐसा पेंट है जो कि एक आइडल विजन है कि ऐसी चीज़ें रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ओके, फ्रॉम द हेवन अबव क्राइस्ट सेंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन, ये हमने समझ लिया है। दे हैव बीन यूज बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। और ये पिक्चर हमको फ्रेटर्निटी, भाईचारा भी दिखा रही है कि जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं उनका वर्ल्ड में हमारे पास में भाईचारा बना रहे और आगे वो लोग बढ़ते रहे। आगे आ जाते हैं। अब हमारे पास में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो कंसेप्ट हमको समझना है वो कंसेप्ट है हमारे पास में डिफरेंशिएट बिटवीन नेशन स्टेट एंड मॉडर्न स्टेट। अब मैंने आपको जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था, हमारे पास में देखो चीज़ होती क्या है कि 19 सेंचुरी से पहले जितने भी लोग थे वो किसी ना किसी डायनेस्टी से रूल हो रहे थे, किसी ना किसी किससे रूल हो रहे थे, किसी ना किसी डायनेस्टी से रूल हो रहे थे। मतलब अगर एक हम एग्जाम्पल लें तो डायनेस्टिक रूल का हमारे पास एग्जाम्पल है एक बर्बन फैमिली बोल सकते हैं अपन। कौन सी फैमिली है? बर्बन बिस्किट भी होता है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बिस्किट है। बर्बन बिस्किट हो गया, फैमिली हो गई। और हमारे पास में हैब्सबर्ग एम्पायर बोल सकते हैं हम, हैब्सबर्ग। फिर राइटिंग और देख लेना, थोड़ा सा हैबिट नहीं है अभी, हैबिट आ जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि टाइम लगता है हर चीज़ को, पर लेकिन इतना नहीं लगेगा। ओके, डायनेस्टी दो है हमारे पास, बर्बन एंड हैब्सबर्ग डायनेस्टीज हैं। अब ये कौन सी डायनेस्टीज हैं कि भैया ये अपने
एरिया में पर्टिकुलर रूल करती हैं। इनका सबका एथनिक वेरिएशंस होते हैं, लैंग्वेजेस कॉमन नहीं है, अपने पास में अपना अपना रूल चलता है। एक किंग होता है इनके यहाँ पे और वो आराम से रूल करता है, बाकी सारे लोगों के ऊपर इतनी पावर्स उनको नहीं दी जाती है। तो सबका अपना अपना क्या होता था, यूरोप है ना कुछ पार्ट्स में बटा हुआ था। यूरोप जो है उस टाइम में कंट्रीज में नहीं बटा हुआ था, यूरोप डायनेस्टीज में बटा हुआ था, जिसका हर कोई किसी का अलग रूलर होता था, हर किसी की अलग लैंग्वेज, कल्चर, कॉस्ट्यूम, सारी चीजें जो थी अलग थी। उसको हम बोल सकते हैं मॉडर्न स्टेट। एक बार हम डिफाइन पढ़ लेते हैं। द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ अ मॉडर्न स्टेट इंक्लूड्स सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज सोवरेन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। मतलब एक डिफाइंड टेरिटरी, मतलब मान लो आपने एक बॉर्डर, एक जुरिस्डिक्शन कंट्रोल देख लिया, उसके अंदर में एक किसी का सेंट्रलाइज कंट्रोल वहां पे है और वहां पे लोग रह रहे हैं। अब लोगों को उनके अकॉर्डिंग रहना है जहां पे वो जिस डायनेस्टी के अंदर है। ओके अब लोग, मैंने आपको बताया था एक टॉलरेंस पावर होती है, अगर आप लोगों को दबाते जाओगे तो वो दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। आप किसी इंसान को, जैसे आपने मान लो कोई भी एक अपना दोस्त है, आपने उसको एक चांटा मारा, मार मत देना, जाके बोल दो भैया ना भाई वीडियो में बोला गया है कि चाटा मार देना, वायलेंस हो जाए, वायलेंस वाला हम कंटेंट नहीं शेयर करते हैं, ठीक है। फिर भी अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपने मानो अपने दोस्त को मजाक मजाक में चाटा मार दिया, उसने कुछ नहीं बोला, उसने बोला यार ठीक है अपनी दोस्ती यारी है। उसके बाद में आपने मजाक मजाक में दूसरा और मार दिया, ठीक है, उसको आया गुस्सा थोड़ा, आपने देखा नहीं इधर ना उधर, आपने तीसरा और लगा दिया, बिल्कुल लाइन से, आप लाइन से चांटे लगा दिए। चौथे में वो आपको छोड़ेगा नहीं, चौथे में वो क्या करेगा, वो फट चुका है, उसकी एक पावर थी कि भैया एक दोस्त है, दूसरा दोस्त है, तीसरा साले मार खाएगा, चौथा बचेगा नहीं। तो वो फिर क्या करेगा, एक पावर जो होती है, ऐसे ही यूरोप के अंदर लोगों के पास में एक टॉलरेंस थी। लोग परेशान हो चुके थे किससे, डायनेस्टी से, मोनार्की से लोग परेशान थे कि भैया ये अब अपना ओवर रूल कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं पावर्स का। तो उन्होंने किसका डिजायर किया, एक नेशन स्टेट का। नेशन स्टेट वाज वन इन विच मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजंस एंड नॉट ओनली इट्स रूलर केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर हिस्ट्री और डिसेंट। मतलब अब लोग साथ में आएंगे, लोग साथ में आके अपना कॉन्स्टिट्यूशन और लोग साथ में अपने लॉज खुद डिसाइड करेंगे और एक गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे जो सब लोगों का एक कॉमन कल्चर, कॉमन, अब यूरोप है, यूरोप में ग्रीक कल्चर काफ़ी ज़्यादा चलता था। यूरोप के अंदर है ना अपने पास में जैसे अपन बोले क्रिश्चियन लोग ज़्यादा रहते हैं, तो एक कॉमन कल्चर के साथ लोग एक नेशन स्टेट बनाएंगे। ओके तो ये हमारे आपको क्लियर समझ में आ गया कि नेशन स्टेट जो थी वो गुड होती है किसी भी नेशन के लिए, और अपने पास में मॉडर्न स्टेट जो है वो कि अपने पास इतनी अच्छी गवर्नमेंट नहीं है, डायनेस्टिक रूल इतना अच्छा नहीं है। सॉरी गाइस। ओके आगे बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर के लिए। चैप्टर देखो हमारा स्टार्ट, ये चैप्टर जो है अब यहाँ से अपना मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। देखो एक बार ये आप कह सकते हैं कि आपका क्लास 9 का एक छोटा सा रिकैप या रिकॉल है कि हमने ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा था क्लास 9th में। क्लास 9 में हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा, तो हमने ना थोड़ा सा फटाफट रिकैप कर लेते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमने स्टार्ट किया कि भैया लुइस 16 था, लुइस 16 है ना डिस्क्रिमिनेट करता था, क्लर्गी, नोबैलिटी, थर्ड स्टेट बना रखी थी। उसके बाद में लुइस 16 के जो है उसको एब्डिकेट कर दिया गया, मोनार्की हटा दी गई, गुलेटाइन करके एक जैकोबियंस रूल आया। जैकोबियंस रूल जो है उसका हम बोलते हैं 93-94 का पीरियड आता है, जिसके के अंदर की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल था। उसके बाद डायरेक्टरी से रूल हुआ, वो भी इतना सक्सेसफुल नहीं आया। फाइनली हमारे पास में एक डिक्टेटर आया, मिलिट्री डिक्टेटर, उसके भी हम बात करेंगे, काफ़ी ढंग से बात करेंगे, नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन बोनापार्टे जो आए हमारे पास में, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा रूल किया। तो ये फ्रांस का रूल है, और फ्रांस जो है वो मोनार्की से फ्री हो चुकी थी। तो गाइज बात समझो कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब फैल रहा था तो बाकी कंट्रीज देख रही थी। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो जो चेंजेस हो रहे हैं वो लोग देख रहे हैं, और वो लोगों को अपने पास एक फ्रेंच एक एग्जाम्पल सेट कर चुका है कि भैया मोनार्की से ऐसे फ्री होते हैं। तो हम इस चैप्टर में स्टार्ट में अपना फर्स्ट टॉपिक जो है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, कि फ्रांस ने सबसे पहले सारे नेशंस के अंदर आइडिया क्रिएट किया कि भैया नेशन एक्चुअली में क्या होता है और क्या क्या चेंजेस उन्होंने इसके अंदर किए। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं हमारे ये पॉइंट से। देखो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि व्हाट इज़ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन डेवलप्ड। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर जो जो चेंजेस आए हैं उसमें से क्या चेंजेस हमारे पास में है। तो सबसे पहला जो चेंज लिखा है, द मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। फ्रेंच के जितने भी लीडर्स थे, जितने भी लोगों ने हमारे पास फ्रेंच को फ्री कराया, फ्रांस को फ्री कराया है, उनके पास उन्होंने एक कॉमन सी चीज़ सोची।
देखो गाइस, हिस्ट्री से हमको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। इसमें एक चीज़ क्लियरली इन्होंने डिफाइन कर दी कि अगर हमारे यूरोप में, अगर हमारे फ्रांस में ये लोगों के अंदर यूनिटी होगी तो ये जो प्रोसेस है ये लॉन्ग टर्म तक चलेगा, हमारी फ्रीडम जो है वो लॉन्ग टर्म चलेगी। तो लोगों के अंदर इन्होंने बेसिक सा आइडिया क्रिएट करने की कोशिश करी, बोला यूनिटी। देखो गाइस, यूनिटी आज भी अगर होती है तो हम सब पे भारी पड़ सकते हैं। आज हम अगर यूनिटी में हैं, अगर हम 5 हैं, अगर हमारी मुट्ठी बंदी हुई है तो हम भारी पड़ सकते हैं। अगर हम अकेले चल रहे हैं, देखो नो डाउट अकेला इंसान भी बहुत सारी चीज़ें उखाड़ सकता है, लेकिन यूनिटी हर जगह इंपॉर्टेंट होती है। आप जिस भी फील्ड में हैं, आप अपनी फैमिली के साथ हैं, आप अपने स्कूल में हैं, आप वहाँ पे अपना पूरा पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन देने की कोशिश कीजिए। ओके, उसके बाद में तो फ्रांस ने भी सेम चीज़ ये बताई, लोगों को एक माइंड में ये चीज़ डाल दी कि हमारे को यूनाइट रहना है, हमको एक साथ रहना है, कॉमन आइडेंटिटी, एक फ्रांस नेशन हमको बड़ा सा डेवलप करना है जिससे हमारी पावर पूरा वर्ल्ड देख सके। Second point important, the ideas of La Patrie, the fatherland, and La Citoyen, the citizens emphasize the nation of united community enjoyed equal right under the constitution। बोले मोनार्क वोनार्क को हटाओ, अब हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सब लोग रहेंगे, सब लोगों की कॉमन आइडेंटिटी होगी, इक्वल राइट्स होंगे, कोई भी हमारे पास में डिस्क्रिमिनेशन, क्लर्गी उलर्गी उन्होंने उठा के फेंक दी, और सिर्फ ये बोला कि आज से आप लोग फ्रांस के नेशन के सिटीजन्स हैं और आपकी सबकी कॉमन आइडेंटिटी है। कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बहुत अच्छा बना के रख दिया। ओके, 2 पॉइंट्स आ गए। पहला सेंस ऑफ यूनिटी, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी बनानी है, और दूसरा हमारे पास में ला पात्री और ला सिटीजन इन्होंने बना दिया, जिसके अंदर लोग जितने भी हैं सारे इक्वल राइट्स एंजॉय कर रहे हैं अंडर सेम कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद अब बोला कि भाई हम फ्रांस को बताएंगे कैसे कि हम हैं कौन। जैसे मान लो कि आज मैं हूँ, आज मैं अकेडमीज की टी शर्ट पहन के बैठा हूँ, आप अपने स्कूल्स जाते हैं तो आप अपने स्कूल्स की ड्रेस यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म्स पहनते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास में न्यू फ्रेंच फ्लैग बना दिया गया, जैसे हमारी कंट्री का फ्लैग है हमारा ट्राई कलर फ्लैग, ऐसे ही अ न्यू फ्रेंच कलर फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। जो रॉयल स्टैंडर्ड जो हमारा मोनार्की का फ्लैग था, इन्होंने उसको हटा के एक फ्रांस का कॉमन ट्राई कलर फ्लैग इन्होंने बना दिया और बोल दिया कि भैया आज से हम इसकी रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ये आज से हमारे नेशन की आइडेंटिटी है, हमारा फ्रेंच का फ्लैग। तो 3 पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं, साथ साथ में रिवाइज करते जाओ। ओके, वीडियो को पॉज करो, 3 पॉइंट पढ़ो, वापस से वीडियो स्टार्ट करो, आगे बढ़ते हैं। द एस्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजंस एंड रीनेम द नेशनल असेंबली। पुरानी चीज़ें याद करते जाओ, इंपॉर्टेंट होती है पुरानी चीज़ें भी हमारे पास में याद करो। वहाँ पे हमारे पास में नेशनल असेंबली बनी थी, नेशनल असेंबली हमारे पास में इलेक्ट होती थी, 2 टाइप के सिटीजन्स थे, 2 टाइप्स के मेंबर हुआ करते थे, एक्टिव मेंबर्स, पैसिव मेंबर्स। तो वहाँ पे ऐसे करके इन्होंने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया जिसके अंदर हमारी नेशनल असेंबली बनेगी। नेशनल असेंबली कौन है? जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। ओके, न्यू हाइम्स वर कंपोज एंड ओथ्स वर टेकन एंड कंडेम्ड एन आइडिया ऑफ द नेशन। मतलब सिंपल सी चीज़ है कि हमारे पास में नेशनल एंथम बना दिया गया, काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग्स बना दिए गए फ्रांस को लेके, एंड हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग्स, फोक टेल्स। देखो मैंने बोला था ना, आर्ट जो है वो लोगों को मोटिवेट रखती है, आर्ट लोगों को बाइंड करके रखती है, एक साथ यूनाइट करके रखती है। तो यहाँ पे कोशिश की गई कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आर्ट के थ्रू लोगों को एक साथ रखें। ओके, तो मेरे को कमेंट्स में बताइए कि हमारे पास में ये वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए कि हमारे पास फ्रांस का जो नेशनल एंथम है वो किसने कंपोज किया था और फिर नेशनल एंथम का नाम क्या है। ओके, अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म फॉर ऑल सिटीजन्स। मतलब सिंपल सी चीज़ है हमारे पास में, इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स। मतलब सेंट्रलाइज, देखो क्या होता है कि कंट्री हमारे पास में मान लो एक बार फ्री हो गई, कंट्री फ्री हो चुकी है, अब हमारे को कंट्री के अंदर का मैनेजमेंट भी करना है। इतने सारे लोग हैं, अब लोग पहले तो मोनार्की से क्यों खुश नहीं थे? क्योंकि मोनार्की मैनेजमेंट अच्छा नहीं कर रही थी, लेकिन गवर्नमेंट आ गई तो गवर्नमेंट का अब मेन फोकस ये है कि भाई हमारे पास में मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होना चाहिए, बिजनेस स्मूथ होना चाहिए, इकोनॉमी बढ़नी चाहिए, पॉपुलेशन पे कंट्रोल होना चाहिए। सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास में ध्यान रखी गई, और इसी को हम बोलते हैं सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना दिया गया। जहां सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मतलब एक ही जगह से सारी चीज़ें कंट्रोल होगी, सबके लिए चीज़ें सेम रहने वाली है। आप यहाँ पे रह लो, आप कहीं दूसरी जगह चले जाओ, एक यहाँ पे आपको प्राइजेस, कोई भी आपको चीज़ों में चेंज नहीं दिखेगा। लिखा है internal custom duties and dues were abolished and a uniform system of weights and measures were adopted। जो लिखा है ना, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड। मतलब सब जगह वेट जो है, मेजरमेंट जो है, पहले क्या होता था जब डायनेस्टिक रूल था, आप बर्बन डायनेस्टी में हो, बर्बन डायनेस्टी से आप हैब्सबर्ग में जा रहे हो, आपको ना मान लो आपने 1 मीटर कपड़ा लिया, वहाँ पे वो जो है क्लोथ का जो मेजरमेंट है वही चेंज हो गया, उसके प्राइसेस चेंज हो गए। यहाँ पे आपको चीज़ 100 रुपये की मिल रही है, वही चीज़ आपको एक जगह 90 की मिल रही है, एक जगह 110 की मिल रही है, तो लोग परेशान हो जाते थे। आपको है ना हर बैरियर पे टैक्स देना होता था, हर जो 11 कस्टम बैरियर याद करो, हमने
पास ज़ोल्वेरिन भी बनी थी। तो 11 कस्टम बैरियर्स पे आपने 5-5%, मतलब बंदा कमा रहा है 100 रुपये, उसको 55 रुपये टैक्स में निकाल देने होते, तो काफ़ी ज़्यादा उसको टैक्सेस भरने होते थे। तो ये सारी चीज़ें चेंज करवा के उन्होंने क्या किया, एक कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और कॉमन बोल रहा हूँ यूनिफॉर्म सिस्टम अडॉप्ट कर लिया गया। साथ ही साथ देखो, किसी भी चीज़ की डेवलपमेंट, किसी भी चीज़ को यूनिटी बनाने के लिए एक चीज़ बहुत और इंपॉर्टेंट है हमारे पास में, समझो इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, कम्युनिकेशन। देखो आज आप लोग हो, आप अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, तो आपकी फ्रेंडशिप जो है वो अच्छी चल रही है। आज अपने पेरेंट्स से आप इजीली कम्युनिकेट करते हो, टीचर्स से अपने कम्युनिकेट करते हो। मान लो आप कोई एक ऐसी जगह चले जाते हो जहाँ पे आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, तो शायद इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। तो फ्रांस के जो लीडर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो कॉमन लैंग्वेज कंट्री की कर दी, और जितने भी रीजनल डायलेक्ट्स हैं उनको डिस्करेज कर दिया। मतलब उनको बोला कि भैया ये सारी चीज़ें हटाओ और हमारी एक कॉमन लैंग्वेज कर दो, जो कि है हमारे पास में फ्रेंच। तो ये इतने सारे चेंजेस गाइज, इतने सारे चेंजेस, जैसे हमारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हमारा कलेक्टिव आइडेंटिटी बना दी गई है ना, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप कर दिया गया, ला पात्रे ला सेतोयन कर दिया गया, यहाँ पे फ्रेंच फ्लैग बना दिया गया, स्टेट जनरल्स ने जो है हमारे पास बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजंस एंड रीनेम द नेशनल असेंबली, न्यू हाइम्स एंड ओथ्स वर टेकन, ठीक है, हमारे पास न्यू सॉन्ग्स हो गए, नेशनल एंथम्स हो गए, फोक टेल्स और आर्ट वार्ट सारी चीज़ें इस्टेब्लिश कर दी गई। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, बहुत इंप्रूवमेंट किया इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर। ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज, टैक्स वैक्स सब अबॉलिश कर दिए। वेट्स एंड मेजर्स का एक कॉमन सिस्टम, कॉमन एक यूनिफॉर्म सिस्टम इन्होंने निकाल के रख दिया। फ्रेंच को इन्होंने अपनी कॉमन लैंग्वेज बना दिया और रीजनल डायलेक्ट्स को इन्होंने डिस्करेज करके सारी चीज़ें हटा दी। तो इतना हम देख रहे हैं, ये सोचते जाओ, दिमाग में पैरेलल एक स्टोरी चलाते जाओ, ये सारी चीज़ें एक घर में हो रही हैं। मतलब आप ये समझो कि आपके सामने वाला घर है एक, वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया है, आप उनको देख रहे हो, और आपका घर जो है वो इतना डेवलप नहीं है। जब आपके दिमाग में क्या चीज़ आएगी, जेलेसी की फीलिंग आएगी, नहीं आएगी? जेलेसी की छोड़ो, चेंजेस की वो फीलिंग आएगी, यार हमको भी चेंजेस की नीड है, हमको भी चेंजेस करने चाहिए। तो वो ऑब्वियस ही बात है, एक ह्यूमन बिहेवियर है जिसमें ये चेंजेस आते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, एक बंदे से आपको मिलवाते हैं, स्टड बंदा, जानते होंगे 9th क्लास में आपने इनको पढ़ा है। स्टड इनको बोल सकते हैं हम, स्टड बंदा, काफ़ी ज़्यादा लेजेंड, नेपोलियन बोनापार्टे। बोना से मतलब ना बोने हैं, हाइट वाइट इनकी सही थी, नेपोलियन बोनापार्टे। ओके, अब देखो चीज़ समझो, अभी हम लोगों की क्या होता है, देखो हमारी सबकी लाइफ में हमको कुछ ना कुछ करियर जो है हमको चूज़ करने होते हैं। हम देखो बहुत सारे लोग होते हैं कि जो भीड़ में से निकलना जानते हैं। आपको हर टाइम कंपटीशन अपनी लाइफ में टफ मिलने वाला है, ठीक है। तो अब दो तरह के लोग हैं, एक जो उस कंपटीशन से डर जाए कि भाई भीड़ है यार, काफ़ी सारे लोग हैं, हम कैसे कर पाएंगे। एक जो बंदा है, आप जैसे भीड़ में आपने सोचा यार मेरे जो चेंज है उसके मेरे जो स्टेप्स हैं उनसे चेंज क्या ही आएगा हमारे पास में, मैं अगर करूँगा तो उससे सोसाइटी थोड़ी चेंज हो जाएगी, मैं अगर है ना अपने घर की बाहर की सफाई कर दूंगा तो पूरा देश थोड़ी साफ़ हो जाएगा। तो हमारे पास में एक तरह माइंडसेट हो गया ये, ठीक है, जो कि एक बहुत नेगेटिव माइंडसेट बोल सकते हैं कि आगे डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पे। एक दूसरा माइंडसेट होता है, दूसरा माइंडसेट स्टार्टिंग में थोड़ा क्रेजी लगेगा कि यार और है ना आगे जाके उसके आपको बेनिफिट्स दिखेंगे। तो मतलब वो बंदा का माइंडसेट सिंपल सा है, सिंपल सी टर्म्स में बोलते हैं कि वो बंदा ये सोचता है कि यार मेरे को, मेरे जो स्टेप्स हैं, मेरा जो काम है मेरे को करना है, और वहाँ भीड़ से मेरे को निकलना है। तो धीरे धीरे चेंजेस डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। तो ऐसा ही एक हमारे पास में बंदा है, नेपोलियन बोनापार्टे। अकेला बंदा, अकेला इसने पूरे फ्रांस को, पूरे यूरोप को, पूरे वर्ल्ड में इसने अपनी छाप ऐसी छोड़ी कि सारे लोग जो बोल गए भैया एक बार के लिए तो सल्यूट हो जाना चाहिए इस बंदे को। सिंपल सी चीज़ है। तो नेपोलियन बोनापार्टे जो हैं, ऑल्सो नोन एज नेपोलियन वन, आपने क्लास 9th के अंदर पढ़ा है। इन्होंने अपने आप को 1804 के अंदर अपने आप को एम्परर डिक्लेयर कर दिया था कि भैया आज से मैं मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप हूँ। मैं जो है अपने आप खुद को इन्होंने क्राउन कर दिया। और मैं आपको गाइज ये बता देता हूँ कि फ्रांस या यूरोप के अंदर जितने भी चेंजेस आए हैं वो सारे इस स्टड बंदे की वजह से आए हैं। जितना पेस से डेवलपमेंट यूरोप और फ्रांस में हुआ है उतना किसी भी जगह पे नहीं हुआ है। तो ये बंदा अकेला काम करने का दम रखता था, किसी और पे डिपेंड नहीं रहता था। एक और इनके लिए फेमस सी लाइन बोली गई है, अपने कोर्स में नहीं है फिर भी अपन एक बार अपने कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए इसको समझ लेते हैं। इनको सन ऑफ रिवॉल्यूशन भी बोला जाता था, सन ऑफ रिवॉल्यूशन भी इनको बोला जाता था। अगर इस लाइन को मैं कंप्लीट करूं, समझना हम दोनों पार्ट्स इस लाइन के समझेंगे। सन ऑफ रिवॉल्यूशन बट हु किल्ड हिज ओन मदर।
तो अब भैया आप बोलोगे यार सन ऑफ रिवॉल्यूशन बट किल्ड हिज ओन मदर, इस लाइन का मतलब क्या है? पहले पार्ट 1 समझ लेते हैं। सन ऑफ रिवॉल्यूशन, सन ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब है ये अकेला बंदा इतने चेंजेस ले आया था, पूरा फ्रांस डेवलप हो चुका था, फ्रांस के अंदर इतने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, बिजनेस इंप्रूव, पॉलिटिक्स इंप्रूव, लोग इंप्रूव, स्टेटस इंप्रूव, हेल्थ इंप्रूव, सारी चीजें, वेट्स एंड मेजर का सिस्टम इंप्रूव, डेसिमल सिस्टम, आर्मी इंप्रूव, बेस्ट आर्मी इसने खड़ी कर दी थी अपने नेशन के अंदर। ओके, तो सारी चीजें अकेले डेवलप करना का दम ये बंदा रखता था और इसने कर भी दी थी। उसके बाद में एंडिंग की अगर हम बात करें तो एंडिंग थोड़ी सी खराब है। एंडिंग में बोला जाता है किल्ड हिज ओन मदर, मतलब रिवॉल्यूशन को इसने खुद ही खत्म कर दिया, मतलब इतने चेंजेस किए, मतलब इनकी एंडिंग लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने यूरोप के अंदर वॉर करा दी। थोड़ा सा इंसान के मन में जब वो चीज़ें अचीव करने लगता है तो हमको एक ही चीज़ सिखाई जाती है और हमको एक भी चीज़ फॉलो भी करनी चाहिए कि ग्रीड हमको नहीं करनी चाहिए। इनके मन में ग्रीड आ गई थी थोड़ी कि मैं पूरा यूरोप जो है वो कॉन्कर कर लूँ। तो यूरोप अब कॉन्कर करने के लिए इन्होंने पूरे यूरोप के अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉर्स करवा दी, जिसकी वजह से हमारे पास में जितने भी चेंजेस आए उसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स लोगों को नहीं मिले। ओके, तो अब हम कुछ बेसिक से पॉइंट्स देख लेते हैं, इतना ज़्यादा हमारे पास नहीं है, फिर भी हमने यहाँ नोट्स में डाला है। 1804 में आफ्टर बिकमिंग द एम्परर ऑफ फ्रांस, नेपोलियन कॉन्कर्ड नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, डिस्पोजेसिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम्स वेयर द प्लेस मेंबर्स ऑफ हिज फैमिलीज, ही इंट्रोड्यूस सेवरल लॉज, और ये सारे उन्होंने यहाँ पे लॉज वॉज चेंज कर दिए 1804 में। 1815 में आपको पता है बैटल ऑफ वाटरलू में ये भाई साहब हार गए थे, काफ़ी ज़्यादा इनको हराने में भी काफ़ी ज़्यादा हमारे पास में प्रॉब्लम आई थी नेशंस को, क्योंकि पावरफुल बंदा था, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड का बंदा था। तो ये जितने भी चेंजेस हमने ऊपर वाली स्लाइड में पढ़े हैं इसमें नेपोलियन का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, जो कि अब हम आगे पढ़ने भी वाले हैं। ओके, तो गाइस सिंपल सी चीज़ है, अगर बंदे में दम है तो हमारे पास में चेंजेस भी कुछ दम वाले ही होंगे। तो नेपोलियन ने, अरे लाइन हमारे पास में थोड़ी सी चेंज हो, ठीक है, थ्रू द कस्ट, एक मिनट इसको देख लेते हैं, सही कर लेते हैं, 2 मिनट। ओके हम एक बार देखो चीज़ें हैं, नेपोलियन ने क्या क्या चेंजेस किए हैं वो भी हम देख लेते हैं, मतलब सिमिलर से चेंजेस है, ज़्यादा इतने कोई अपने पास डिफरेंस नहीं है चेंजेस के अंदर। थ्रू रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, फ्रांस के अंदर आते ही पहले सबसे पहले डेमोक्रेसी हटाई, डेमोक्रेसी हटाई। अब समझो क्यों हटाई, एक बार कंसेप्ट समझो। बहुत सारे बच्चों को लगे यार डेमोक्रेसी क्यों हटा दी, इतने अच्छे चेंजेस लेके आए उसके बाद डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, येस डेमोक्रेसी इज अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट डेमोक्रेसी जो है वो स्टेबिलिटी इतनी जल्दी नहीं लाती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी डेमोक्रेसी इतनी जल्दी नहीं ला पाती, एक लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस है। समझो किसी चीज़ को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, मान लो कोई लीडर है वो बहुत सारे चेंजेस कर रहा है, ओके वो बहुत सारे चेंजेस कर रहा है, बहुत सारे लोगों को चलो मान लेते हैं वो चेंजेस उस टाइम के लिए सही नहीं लग रहे, शॉर्ट टर्म के लिए वो चेंजेस उनके लिए अच्छे नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म कहीं ना कहीं फायदा दे सकते हैं। तो लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट इलेक्शन में उस लीडर को वोट ही नहीं देंगे कि भाई साहब ये तो हमारे लिए ना खराब काम कर रहा है, लेकिन वो नहीं देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में वही हमारे काम आएगा। तो स्टेबिलिटी डेमोक्रेसी, फिर नई पार्टी आएगी, नए रूल्स होंगे, नए रेगुलेशंस होंगे, तो डेमोक्रेसी स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करती। तो इसने सबसे पहले डेमोक्रेसी को हटाया और खुद डिक्टेटरशिप वाला रूल डेवलप किया, जिससे कि कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी आए, क्योंकि एक सिंगल बंदा है, उसके डिसीजंस हैं, उसकी पावर है। ओके, मोनार्की से बहुत अलग, पॉजिटिव हमारे पास डिक्टेटरशिप भी बोल सकते हैं। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, ये समझ में आ गया होगा। द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड वाज मेड एंड रेशनल एंड एफिशिएंट, अब बंदा पॉजिटिव चेंज करना, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड को रेशनल और एफिशिएंसी के साथ इसने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दिया। एडमिनिस्ट्रेशन अगर हो तो नेपोलियन जैसा हो, ना तो ना हो। ओके नहीं, ऐसे तो बहुत लोगों ने और भी अच्छे अच्छे किए, लेकिन बहुत अच्छा इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। द सिविल कोड ऑफ 1804 बना दिया गया। भैया एक कोड मैं दे रहा हूँ, सिविल कोड ऑफ 1804, ये एक ऐसा कोड है जो कि पेपर के पॉइंट के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन आ सकते हैं सीबीएसई में, काफ़ी हर ईयर इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको मिल जाता है। द सिविल कोड ऑफ 1804 ऑल्सो नोन एज द नेपोलियनिक कोड एंड डिड अवे, अब है क्या कोड, कोड के अंदर क्या चीज़ है, डिड अवे ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, जिसमें दम है, जिसमें दम है वो चीज़ें क्रैक करके हमारे पास आके प्रिविलेजेस जीते। बाय बर्थ प्रिविलेजेस, बाय बर्थ आपको पर्क्स नहीं मिलेंगे, आपको आके जीतनी पड़ेगी। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, कैलिबर है, तो आप चीज़ें आके अपने आप प्रिविलेजेस जीत सकते हो अपने। ओके, राजा का बेटा राजा अब नहीं बनेगा, नेपोलियन ने ये बोल दिया। बेस्ड ऑन बर्थ एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ, एंड सब लोग लॉ के आगे इक्वल हैं। दो खून वाला हो हमारे पास कि ऐसे नहीं कि भैया राजा है, राजा का दोस्त है तो ये दो खून है, इसको दो खून माफ हो गए, नहीं। उसके बाद में कोई भी हो हमारे
पास सजा इक्वल होगी, कोई भी हो उसको रिवॉर्ड्स इक्वल होंगे, एंड रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए इक्वल होने वाली है, एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, और सबको राइट टू प्रॉपर्टी भी इन्होंने करवा दी कि भैया सबके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सब अपना अपना जमीन रखे खुश हो। ओके, इन द डच रिपब्लिक इन द डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड द पीसेंट फ्रॉम सेफ्डम एंड मोनोलिटी, मतलब टैक्स वैक्स जितने भी थे इन्होंने हटवा दिए, जितने भी प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर्स थे उनसे ये लैंड वैंड बंटवा के इन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी और टैक्सेस बिल्कुल इन्होंने नॉमिनल करवा दिए। इन द टाउन्स गिल्ड्स रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, जो गिल्ड्स के रेस्ट्रिक्शन थे टाउन में वो भी इन्होंने हटा दिए, गिल्ड्स के ऊपर जितने भी रेस्ट्रिक्शंस लगते थे। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, गाइस सबसे इंपॉर्टेंट, देखो बंदा स्मार्ट है, मैंने बोला एडमिनिस्ट्रेटिव माइंड वाला बंदा है, तो उसने देखा कि यार डेवलपमेंट कैसे होगा, डेवलपमेंट होता है हमारे पास में कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन देखो, कम्युनिकेशन इसने इंप्रूव करने की कोशिश करी, ट्रेडिंग इसने इंप्रूव करवाई कि भैया यहाँ से सामान जाएगा बाहर, ट्रांसपोर्ट बेस्ट होना चाहिए, जल्दी सामान पहुँचना चाहिए, कम टाइम में पहुँचना चाहिए, एक्सपेंस कम लगने चाहिए, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी इंप्रूव करे गए। अब आते हैं हम अपने आज के लास्ट टॉपिक पे, इंटरेस्टिंग टॉपिक, समझो कंसेप्ट समझ में आ गया, गेम आप लोगों के हाथ में, हिस्ट्री आप लोगों के हाथ में। ओके, तो कंसेप्ट समझो, माइंड में एक स्टोरी चलाते जाओ कि भैया फ्रांस में इतना सब कुछ हो रहा है। ओके, तो बाहर की कंट्रीज देख रही हैं, बाहर की कंट्रीज के मोनार्क्स देख रहे हैं, तो लोगों के माइंड में क्या चल रहा होगा? लोगों के माइंड में चल रहा होगा यार ये बंदा हमारे यहाँ पे भी आए और हमारे यहाँ पे भी आके चेंजेस करे, क्योंकि ऐसा बंदा हमारे को शायद ही कहीं और मिलेगा। और नेपोलियन अकेला फ्रांस जीत चुका है, फ्रांस के बाहर भी जाने की उसकी मन है कि भैया मैं बाहर जाऊं, बाहर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करूं। तो एग्जाम्पल हम एक साथ साथ में लेके चलते हैं, आपके सामने वाला जो घर है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है, सामने वाले घर के बंदे ने आपको ऑफर दिया कि मैं आपका घर भी ऐसा बना सकता हूं, आप बड़े खुश हो कि यार हमको तो ये चीज़ चाहिए थी, आपने उसको इन्वाइट कर दिया कि भैया आ जाओ। आप फर्स्ट एक्साइटमेंट आपका ये है कि आप बड़े खुश हो कि यार बहुत सारे चेंजेस हमको मिलने वाले हैं। ऐसे ही फ्रांस वाले और बाकी की जो कंट्रीज़ है वो फ्रांस के नेपोलियन से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे कि भैया नेपोलियन को उन्होंने इनवाइट कर दिया अपनी अपनी यूरोप की कंट्री, अपनी अपनी कंट्रीज़ में, और काफ़ी ज़्यादा आप सोच रहे हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में काफ़ी ज़्यादा अब डेवलप हो जाएंगे। एग्जाम्पल को अपने कंटिन्यू करते हैं, आपके वो बंदा जैसे ही घर पे आया, आपका इनिशियल जो एक्साइटमेंट है वो हॉस्टिलिटी में टर्न हो गया। इनिशियल एंथुजियाज्म जो आपका था, आप जो हार्बिंजर मान रहे थे कि भैया यही बंदा हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, ये हमारा घर डेवलप कर सकता है, नेपोलियन ही सारी चीज़ें कर सकता है, लेकिन वो सारी चीज़ें धीरे धीरे नेगेटिव में टर्न हो गई, लोगों का रिएक्शन मिक्स हो गया। क्यों? आपके घर में आपको ही बोल दिया जाए कि भैया आप रात को सोते हो 12 बजे, आप सोओगे 9 बजे, आप उठते हो सुबह 11 बजे, आप उठोगे सुबह 4 बजे, तो आपके घर में आप पे रेस्ट्रिक्शंस लगना स्टार्ट हो गए, आपको घर से बाहर निकाला जा रहा है, आपको घर में घुसने नहीं दिया जा रहा टाइम पे, आपके लिए टाइम फिक्स कर दिया गया है, आपके खाने का टाइम फिक्स कर दिया गया, मतलब आपकी इंडिपेंडेंस छीन ली गई है। क्यों? वो बंदा क्या बोल रहा है, हमको चेंजेस आपके घर में करने। नेपोलियन ने बाहर की कंट्रीज में जाके एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कर दी, बहुत पॉलिटिकल चेंजेस कर दिए, जिसमें बाकी सारी, जैसे मान लो कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, पहला इंक्रीज टैक्सेशन, टैक्स बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया? टैक्स बढ़ा दिया हमारे पास में, सेंसरशिप लगा दी, भैया अब है ना टैक्स बढ़ाएगा। टैक्स क्यों बढ़ाया? टैक्स बढ़ाने का रीज़न है कि भैया अब टैक्स से पैसा कलेक्ट होगा, पैसे से हम आपका घर जो है, हम आपकी जो कंट्री है वो डेवलप करेंगे। ओके, कंफ्यूज थोड़ी हो रही स्टोरी में, मतलब साथ साथ चीज़ें पैरेलल समझते जाओ। ओके, आपका घर जो है वो आपकी यूरोप की दूसरी कंट्रीज है, फ्रांस ने दूसरा जो बंदा है वो नेपोलियन आपके घर में आया हुआ है, चेंजेस कर रहा है। ओके, लेकिन उसने आपके घर में काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, टैक्स बढ़ा दिया है ना, सेंसरशिप लगा दी, भैया छापेगा वही जो अब मैं बोलूँगा, ऐसे ही कोई भी फालतू चीज़ नहीं छापो, है ना। उसके बाद में लिखा है फ्रांस कॉन्स्क्रिप्शन, फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी, फ्रेंच आर्मीज में भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बोला कि आर्मी अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो अपने आप कंट्री डेवलप होगी, आर्मी का बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें इनकी वजह से कंट्रीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई। तो ये हमारे पास था लेक्चर नंबर 1 फ्रेंच। देखो लेक्चर नंबर 1 में हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं, हमने ये देखा, स्टोरी के कंसेप्ट में समझते हैं। हमने लेक्चर नंबर 1 में ये देख चुके हैं हम लोग कि फ्रांस जैसे जैसे डेवलप हो रहा है, जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं, नेपोलियन कोड आ रहा है, हमारे पास आइडिया ऑफ नेशन डेवलप हो रहा है, ला पात्री ला सेतोयन सॉन्ग्स बन रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड इंप्रूव हो रही है, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो फ्रांस के अंदर हो रही है। साथ ही साथ बाकी की कंट्रीज देख रही हैं, बाकी की कंट्रीज ये देख रही हैं कि यार हमको भी ऐसे डेवलप होना है। तो अब लोगों के दिमाग में आइडिया आ चुका है, ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो नेपोलियन कर रहा है, लेकिन लोगों के माइंड में आइडिया हो चुका है, ठीक है यार हम लोग खुद कर लेंगे, हमको नेपोलियन की जरूरत नहीं है, हम खुद कर लेंगे। तो
आइडिया ये है कि अब नेशनलिज्म की फीलिंग और स्ट्रांग हो चुकी है। अब आप ये समझो, आप ये इमेजिन करो कि आगे आने वाले चैप्टर्स क्या होंगे। आगे वाले चैप्टर हमारे पास हो सकते हैं कि लोग अब धीरे धीरे स्टेप लेना स्टार्ट करेंगे कि द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब यूरोप के अंदर जो कहानी है, अब वो एक एक कंट्री, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ये सारी कंट्रीज़ कैसे अपने आप को फ्री करवाती हैं, कैसे इनमें आर्ट का रोल है, कैसे कौन कौन से लोग आते हैं, क्या क्या ईयर्स हमारे पास में है, क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, कैसे कैसे लड़ाइयाँ हुई हैं, सारी चीज़ें हम लोग अब आगे के चैप्टर में देखने वाले हैं। तो अब आप लोगों के लिए ये चैप्टर जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्लासेस हमारी रेगुलर होंगी, ये पूरी सीरीज़ हम चला रहे हैं। बोर्ड्स हमारा 2025 बोर्ड्स हमारा टारगेट रहने वाला है। सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएंगी, एसएसटी, साइंस, मैथ्स, सारे आपको लेक्चर्स क्लास 10th के से इस जगह पे मिलने वाले सिंप्लीफाइड मैनर में। ओके, हमारा बेसिक फंडा रहता है, वीडियो देखो गाइज सेगमेंट्स में आएंगी, वीडियो कभी लंबी भी हो सकती है, वीडियोस बोरिंग हम कोशिश करेंगे नहीं हो, लेकिन आप सिर्फ ये समझिए कंसेप्ट क्लियरेंस सब कुछ है। हिस्ट्री, मैथ, साइंस, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, आप कोई भी क्वेश्चन फोड़ सकते हो, आप कोई भी एग्ज़ाम यहाँ से क्रैक कर सकते हो। तो इसी के साथ हम आज का अपना वीडियो एंड करते हैं। आप इस लेक्चर को रिवाइज कर लीजिएगा एंड हमारे पास में हम अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए अलविदा एंड गुड बाय।